दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के लेक्चर को लेकर हाजिर हैं। आज हमारा 513 नंबर का लेक्चर है। यानी अगर आप रसायन विज्ञान की स्पेशली बात करेंगे तो 506 नंबर से ये हम लोगों ने कवर करना शुरू किया था और आज हमारा केमिस्ट्री का ये 8वां लेक्चर है। इसके पहले दोस्तों कुल 7 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, तीनों इतिहास पढ़ा दिया, पूरा संविधान पढ़ा दिया, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ा दिया और साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स विषय को कवर कर लिया और अब हम केमिस्ट्री विषय को कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम आवर्त सारणी पर चर्चा कर रहे थे और आवर्त सारणी में समूह 14 के जो सदस्य हैं या समूह 14 में जो एलिमेंट आते हैं उन एलिमेंट से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 15,390 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे बूथ बूथ से घड़ा भरता है ऐसे धीरे धीरे करके हम लोगों ने 15,000 सवाल कवर कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक बात आपको बताना चाहूंगा, आज की क्लास अगर आपको पसंद आएगी तो समझिएगा आज की क्लास सिर्फ ट्रेलर है, ये डेमो है दोस्तों। एक बार आप मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके देखिए। कम से कम पेड कोर्स में जो फ्री क्लासेज हैं उसे एक बार आप पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा पढ़ करके। एक हमारा कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है दोस्तों, इस बैच को ज्वाइन कीजिए, जबरदस्त बैच है। वैसे तो ज्यादातर बच्चे हिंदी की क्लास को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक मौका आप जीएस में हमें दीजिए और पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा आपको और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं। तो समूह 14 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट जो हैं ये किस तत्व के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। यह किस तत्व के क्या है दोस्तों? क्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों ये कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। ठीक है, यह किसके अपरूप हैं दोस्तों? यह कार्बन के अपरूप दोस्तों कहे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा। कार्बन के अपरूप जब आप बोलेंगे तो एक चीज में आप जरूर बोलिएगा दोस्तों, यह क्रिस्टलीय अपरूप हैं, ये आप बोलना ना भूलिएगा, क्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय अपरूप में एक नहीं आते, कई आते हैं। जैसे आज की क्लास में ठीक है, आप हीरा को मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हीरा दे दे, ग्रेफाइट दे दे, तो यह भी दोस्तों क्रिस्टलीय अपरूप माना जाता है। लेकिन इसके जगह दोस्तों अगर क्या दे दे दोस्तों, अगर आपको ग्राफीन कहीं दे दे, क्या दे दे दोस्तों, कहीं पे दे दे ग्राफीन कि कार्बन के अन्य अपरूप में दोस्तों यह कुल 4 अपरूप पाए जाते हैं, तो यहां ग्राफीन भी होता है और फुलरीन होता है। क्या होता है दोस्तों? फुलरीन। ये 4 अपरूप पाए जाते हैं। हीरा है, ग्रेनाइट मत कीजिएगा, ग्रेफाइट कीजिएगा। ग्रेफाइट जो दोस्तों ये पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट कहां होता है दोस्तों? तो पेंसिल यूज करते हैं। पेंसिल में दोस्तों जो बीच में काला वाला हिस्सा है, जो बीच का जो काला वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है? वो ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफिन हो गया, ग्राफिन या ग्रेफिन बोला जाता है, और फुलरीन हो गया। ये 4 अपरूप पाए जाते हैं, लेकिन ये सभी अपरूप क्रिस्टलीय हैं। परीक्षा में अक्रिस्टलीय अपरूप भी दे देता है। मान लीजिए क्या परीक्षा में दे दे कि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से। ठीक है तो कार्बन के ही है, तो कार्बन का ही, लेकिन अब यहां पर क्या दे दिया है? यहां पर दे दिया है अक्रिस्टलीय अपरूप। तब दोस्तों आप क्या बताएंगे? तब आप बताइएगा, आपने कोल का नाम सुना होगा, आपने कोल यानी कोयला का नाम सुना होगा, आपने चारकोल का नाम सुना होगा, लकड़ी का कोयला। ठीक है, कोल हो गया, चारकोल हो गया, कोयला हो गया। अगर ये सब दे रहा दोस्तों तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। तो परीक्षा में ध्यान ये दीजिएगा, क्रिस्टलीय पूछा है कि अक्रिस्टलीय पूछा है। हर बच्चा गलती कर देता है। अच्छा, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? मान लीजिए इसका कभी परमाणु क्रमांक आपसे पूछ दे तो परमाणु क्रमांक यानी पीरियोडिक टेबल में यह किस नंबर पर दिखता है? ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन आता है 6ठे नंबर पे, इसका परमाणु क्रमांक है 6। लेकिन दोस्तों अगर समूह की बात करें कि यह किस समूह में दिखता है, तो याद रखेगा यह समूह 14 में दिखता है। ठीक है, और अगर पूछ दे दोस्तों किस उसमें दिखता है, जो है एसपीडीएफ वाले में ब्लॉक में दिखता है, तो दोस्तों एस ब्लॉक में नहीं, अब दोस्तों पी ब्लॉक की आप चर्चा करें। ठीक है, अगर यहीं पर दोस्तों आपसे ब्लॉक पूछ दे तो ब्लॉक में क्या बताएंगे दोस्तों? यह पी ब्लॉक का सदस्य है, ये बताएंगे। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग बातें भी कार्बन के संदर्भ में आप याद रखें। समूह 14 है, ब्लॉक पी है और परमाणु क्रमांक 6 है। ये सारी बातें दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कार्बन का कौन सा अपरूप सर्वाधिक कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो सबसे कठोर माना जाता है हीरा को। ठीक है, हीरा दोस्तों कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये बहुत आसान सा सवाल है और बहुत बार परीक्षा में आ भी चुका है। करेक्ट, कार्बन का कौन सा अपरूप उच्चतम गलनांक को दर्शाता है? उच्चतम गलनांक दोस्तों हीरे की ही बात कर रहा है। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो गया। हीरा दोस्तों याद रखेगा सर्वाधिक मजबूत होने के साथ साथ सर्वाधिक मजबूत तो है ही, इसके अलावा दोस्तों इसका गलनांक भी दोस्तों उच्चतम है। गलनांक मान ली जानते हैं, उसको आप गला नहीं पाएंगे। ठीक है, गलनांक अगर हाई गलनांक होगा दोस्तों तो उसको गलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ताप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, करा समूह 14 का कौन सा तत्व सिलिकॉन ऑक्साइड? ठीक है, डाई ऑक्साइड है, ऑक्साइड नहीं डाई ऑक्साइड है, जहां दो आ जाए डाई ऑक्साइड समझ लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि समूह 14 का कौन सा तत्व सिलिकॉन ऑक्साइड ही लिख लीजिए के रूप में रेत और क्वार्ट्ज में पाया जाता। दोस्तों ये हम किसकी बात कर रहे हैं? वही डाइऑक्साइड चाहे। अच्छा, मूल रूप क्या दोस्तों? देखिए मूल रूप तो दोस्तों सिलिकॉन है। मूल रूप जानना चाहे तब आप क्या बताएंगे? तब आप सिलिकॉन बताइएगा। क्या बताएंगे? सिलिकॉन। ठीक है, अच्छा एक चीज और पूछ सकता है कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो याद रखेगा ये 14 है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक अगर पूछ दे तो क्या बताएंगे दोस्तों? 14 परमाणु क्रमांक। और बाकी का जो अभी लिखा हुआ दोस्तों, जो ये SiO2 लिख रहा है, ये क्या है दोस्तों? इसी को हम पढ़ते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसी को सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोस्तों कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, किस रूप में पाया जाता है? रेत यानी बालू और क्वार्ट्ज के रूप में, मिट्टी के छोटे छोटे कणों के रूप में दोस्तों यह पाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे आइए। करा समूह 14 का कौन सा तत्व कठोर है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा तत्व कठोर है? कठोर होने के साथ साथ भंगुर है, पारदर्शी है और साथ ही साथ दोस्तों क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है दोस्तों? अक्रिस्टलीय ठोस है और इसके अलावा अशीतित द्रव भी है। क्या है दोस्तों? अशीतित द्रव भी है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? ये लेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लेड को आप सभी क्या कहते हैं? लेड को आप सभी सीसा बुलाते हैं। जी हाँ, सीसा कठोर भी है, सीसा भंगुर भी होता है, टूट भी सकता है ना, पारदर्शी होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई भी देता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है और साथ ही साथ अशीतित द्रव होता है। अगर यहीं पर सब कुछ सेम रहता लेकिन क्रिस्टलीय ठोस दे देता तब आप सिलिकॉन जवाब देते हैं। मान लीजिए यहां पर एक सवाल आपसे क्या कर देता? अक्रिस्टलिक जगह दे देता क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्या दे देता दोस्तों? अगर यहीं पर क्रिस्टलीय ठोस लिख देता तब आप जवाब पता क्या देते? तब आपका जवाब आ जाता सिलिकॉन। ठीक है, तब आप सिलिकॉन जवाब देते। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन में अशीतित वाला नहीं आता है, सिलिकॉन में अशीतित वाला नहीं आता, ये भी आप जो है ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मिलता जुलता है, इस वजह से आपको मैं अलग से समझा रहा हूं। ठीक है, कर मृदु कांच यानी क्या हो गया दोस्तों? जो सॉफ्ट ग्लास होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट ग्लास। ठीक है, सॉफ्ट ग्लास मतलब जो एकदम मुलायम कांच होता है, इसको किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ठीक है, हम लोग जो बर्तन वगैरह यूज करते हैं सब यही वाला कांच होता है। ठीक है, कर मृदु कांच ये किस प्रकार का कांच होता है? तो मृदु कांच को हम सरल कांच कहते हैं। ठीक है, हम ज्यादातर चीजें इसी में पाते हैं, साधारण कांच, सरल कांच। ठीक है, साधारण बोलिए, सरल बोलना ठीक नहीं लगता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? साधारण कांच। और कांच में चंद्र बिंदु नहीं होता है, केवल बिंदी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका एक और नाम है सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, मान लीजिए कभी परीक्षा में आपसे पूछ दे कि इसका अन्य नाम क्या है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? इसका अन्य नाम है सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, सोडा लाइम ग्लास भी दोस्तों इसे कहा जाता है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। मृदु कांच कहिए, सॉफ्ट ग्लास कहिए, साधारण कांच कहिए, सोडा लाइम ग्लास कहिए, सोडा लाइम कांच कहिए, सब एक ही बात है। कहीं कुछ अलग से मैं नहीं दे रहा हूं, कुछ अलग से आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, करेक्ट, किस कांच को सोडा या खिड़की कांच भी कहा जाता है? सोडा कांच या खिड़की कांच, क्योंकि खिड़कियों के जो शीशे होते हैं वो साधारण कांच के बने होते हैं। ठीक है, खिड़की कांच क्यों कहा जाता है? क्योंकि याद रखेंगे खिड़कियों के शीशे साधारण
आब्लिक मृदु कांच के बने होते हैं। ठीक है, तो या तो आप यहाँ क्या कहिए, मृदु कांच कहिए, या तो आप क्या कहिए, इसे साधारण कांच कहिए, कोई दिक्कत, साधारण कांच कहिए, या तो आप इसे क्या कहिए, सोडा लाइम कांच कहिए। ठीक है, सोडा लाइम कांच कहिए। ये सब दोस्तों एक ही बात है, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं, सिर्फ उसके दूसरे नाम हैं, इस वजह से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, इसे आप याद रखेंगे। कह रहा समूह 14 में कार्बन के अलावा, जरा इसको हाईलाइट कीजिएगा, तो कह रहा कार्बन के अलावा यानी कार्बन को छोड़ करके और किस तत्व के भी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप मिलते हैं। अरे पीछे ही तो आपको बताया था कि सिलिकॉन के भी इस तरह के रूप मिलते हैं, सिलिकॉन के भी क्रिस्टलीय रूप भी मिलते हैं और अक्रिस्टलीय रूप भी मिलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप दोस्तों मिलते हैं, ये आप याद रखेंगे। यानी कार्बन के तो मिलते ही हैं, और कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूपों में आपने पढ़ा भी। ठीक है, तो क्या क्या देखा दोस्तों, एक तरफ आपने विभाजन देखा जिसमें 4 पढ़ा था, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन और फुलेरीन था। ठीक है, और बाकी जो दूसरा रूप पढ़ा था उसमें दोस्तों आपने चारकोल पढ़ा, या कोल, चारकोल, कोयला, ये सब देते तो ये सब एक में आते हैं। ठीक है, उसी तरह से सिलिकॉन के भी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप पाए जाते हैं, ये भी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन पर ही चर्चा किया। ठीक है, कर समूह 14 का कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला दोस्तों तत्व है, तो याद रखेगा, वैसे तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है दोस्तों, एल्यूमिनियम मिलता है, लेकिन दूसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेंगे सिलिकॉन मिलता है। ठीक है, सिलिका या सिलिकॉन याद रखेंगे, ये पृथ्वी की सतह पर दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। चाहे आप सिलिका लिखिए, सिलिका ना लिख करके आप सीधा सिलिका नहीं लिखेगा। कितना पाया जाता है, तो एक आंकड़ा जो इसका है वो लगभग 26% है, या 1/4 भी लिख सकते हैं। कई जगह पे 26% दे देता है, या 1/4 भाग दे देता है शॉर्टकट में। 1/4 यानी सीधे 25% हो गया, तो मोटी मोटा 25-26 एक जैसे ही है, ये आप याद रखेंगे। करेक्ट, कार्बन किस अवस्था में कोयला, हीरा और ग्रेफाइट के रूप में दोस्तों पाया जाता है, ये अभी मैंने पीछे ही पढ़ाया था। कार्बन किस अवस्था में कोयला, हीरा, ग्रेफाइट इस रूप में पाया जाता है, तो दोस्तों यह कार्बन की मुक्त अवस्था है। ठीक है, याद रखेंगे, कार्बन जब अपनी मुक्त अवस्था में होता है, ठीक है, प्लस ठोस रूप में किस तरह से पाया जाता है दोस्तों, तो यह कोयला, हीरा और ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। जबकि आप एक चीज और भी जानते हैं कि कार्बन किस अवस्था में पौधों के ऊतकों के रूप में रहता है। पौधों में भी मिलता है, लेकिन वो ऊतक में और जंतु जगत में भी पाया जाता है, तो जरा ये समझिएगा। ठीक है, अगर आप पौधों की बात करेंगे, दो बातें यहां पर हो गई कि पौधों में कैसे किस रूप में पाए जाते हैं, पौधों में कार्बन किस रूप में पाए जाएंगे, और जंतुओं में जो कार्बन है ये किस रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेगा, पौधों के अंदर दोस्तों कैसे पाए जाते हैं, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन दोस्तों छोड़ते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं ना, ये प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया में लेते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, प्लस जल जरूरी है, प्लस दोस्तों आपका जो है सूर्य का प्रकाश दोस्तों आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो ये सब जब रहता है तब दोस्तों ये काम होता है। उसी तरह से जंतुओं में, जंतु तो दोस्तों खुद से खाते पीते रहते हैं, टहलते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, तो ये कार्बनिक यौगिकों को खुद से ग्रहण करते हैं, स्वयं से ग्रहण करते हैं। तो लिखेगा कार्बनिक यौगिकों को ग्रहण करके, कार्बनिक यौगिकों को ग्रहण करके। ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं में दोस्तों मनुष्य भी आ जाता है, वो भी दोस्तों ग्रहण करता है। हम लोग दोस्तों कहीं न कहीं शर्करा ले रहे हैं, उस शर्करा में भी कार्बन ले रहे हैं। हम लोग कहीं न कहीं प्रोटीन ले रहे हैं, उसमें भी दोस्तों हमारे शरीर में कार्बन जा रहा है। तो इस रूप में कार्बन हम ले रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं कार्बन बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो ये जीव जंतु, पेड़ पौधों, हर जगह दोस्तों कार्बन पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, कार्बन का एक अणु, कार्बन का एक अणु यहां पर होता है, और O मतलब ऑक्सीजन का एक अणु, ठीक है, कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर दोस्तों एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये इसे दमघोटू गैस भी कहा जाता है। परीक्षा में आता है कि बताइए दमघोटू गैस किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। प्लस यह गैस दोस्तों रंगहीन होता है, यह गैस दोस्तों गंधहीन होता है, यह गैस दोस्तों स्वादहीन होता है, ठीक है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जहरीली गैस, ठीक है, जहरीली गैस होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पैदा कहां से होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पैदा कहां से होता है, तो जितने भी वाहन होते हैं ये जब धुएं उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं, तो उसी से दोस्तों कौन सी गैस पैदा होती है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों पैदा होती है। और एक चीज दोस्तों इसके बारे में और आपको बता दें, कार्बन मोनोऑक्साइड कब पैदा होता है, ठीक है, तो इसकी कुछ शर्तें हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कब पैदा होता है, इसकी शर्तें हैं पैदा होने की, जब ईंधन पूरी तरह नहीं जल पाता, जब ईंधन पूरी तरह नहीं जलता, तब दोस्तों ये धुएं के रूप में दोस्तों ये प्रकट होती हैं। आप देखते होंगे हम लोग लकड़ियों को जलाते हैं, अगर लकड़ी बढ़िया से जल रही है तो धुआं एकदम नहीं होगा, समझिए, लेकिन अगर लकड़ी नहीं जल रही है तो धुआं होगा। उसी तरह से जब ईंधन पूरी तरह नहीं जलता है तो गाड़ियों में से धुएं निकलते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये फेफड़े को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, फेफड़े को ये सबसे ज्यादा दोस्तों नुकसान पहुंचाती है, ये आप याद रखेंगे। कई बार दोस्तों आप लोग सुनते होंगे कि कहीं पर आग लगा और व्यक्ति जलने की वजह से नहीं, धुएं की वजह से दोस्तों मर गए, क्योंकि दोस्तों उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और जब वो लेते हैं तो उनका फेफड़ा जो है तब ब्लॉक हो जाता है, इस वजह से उनका निधन हो जाता है। तो कई बार व्यक्ति आग लगने पर जलने के कारण नहीं, सिर्फ धुएं के कारण दोस्तों जो है उनका देहांत हो जाता है, ये आप सुने होंगे, ठीक है। सामान्य ताप पर किस तत्व का डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है, सामान्य ताप पर किस तत्व का डाइऑक्साइड गैस होता है, तो कार्बन का ही होता है, ठीक है, सामान्य तापमान पर जो कार्बन है इसी का दोस्तों डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों कार्बन का जो डाइऑक्साइड रूप है ये गैस के रूप में होता है, गैस के रूप में ये होता है। कई बार दोस्तों ऐसे भी डाइऑक्साइड मिलते हैं जो गैस के रूप में ना मिलकर के द्रव रूप में मिलते हैं, अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको कुल 7 विषय पढ़ा दिया, अब 8वां विषय दोस्तों हमारा केमिस्ट्री है। जैसे आपको मैंने डिटेल में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा दिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा दिया और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा दिया। तो जिस किसी को आज की क्लास अच्छी लगी हो, इसी तरह से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैंने ये पूरा विषय पढ़ा दिया है, एक सिंगल टॉपिक भी छूटा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो पीछे से जाके दोस्तों क्लास देखना शुरू कीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। ये वाली जो सीरीज है कहीं नुकसान नहीं करेगी आपकी, हमेशा आपको फायदा ही देगी, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह से संविधान मैंने पढ़ा दिया, हमारा 4था विषय है। विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, 5वां विषय है। भारत का भूगोल पढ़ा दिया, 6वां विषय है। और 7वां विषय था हमारा भौतिक विज्ञान। तो अब तक मैं 7 विषय कुल 500 लेक्चर में पढ़ा चुका हूं और कुल 15,000 सवाल पढ़ा चुका हूं। बच्चे चाहते हैं कि सर ये किस परीक्षा के लिए है? भाई आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आपको आना ही चाहिए। यदि जवाब नहीं आ रहा है तो विषय को पुनः पढ़ने की जरूरत है, फिर से मेहनत की जरूरत है, क्योंकि बिना विषय को पढ़े आप इन सवालों का जवाब नहीं, कैसे इसका जवाब देंगे बताइए। करेक्ट, कार्बन के अलावा अन्य तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं, कार्बन को छोड़ दीजिए तो अन्य तत्वों के जो डाइऑक्साइड होते हैं ये सामान्य ताप पर किस अवस्था में होते हैं, तो अन्य तत्व के जो डाइऑक्साइड होते हैं। अच्छा, पहले आप याद रखिएगा, जो कार्बन के डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन के डाइऑक्साइड ये हमेशा किस रूप में पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये हमेशा गैस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, यह गैसीय रूप में पाए जाते हैं। जबकि जो दूसरे तत्वों के डाइऑक्साइड हैं वो द्रव भी मत करिए बल्कि ठोस अवस्था में मिलते हैं, ठीक है। वो किस अवस्था में मिलते हैं दोस्तों, तो यह ठोस रूप में ज्यादातर, ठीक है,
ठोस रूप में दोस्तों प्राप्त होते हैं। तो याद रखें, कार्बन को छोड़ करके जितने भी डाइऑक्साइड हैं सब आपको ठोस रूप में मिलेंगे, ये आप याद रखेंगे। करा सबसे स्थिर कार्बन दोस्तों किसे कहा जाता है? सबसे स्थिर। अब बच्चा सोचता है कि सर हीरा को बोल देते हैं, नहीं, हीरा दोस्तों याद रखेगा यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है। यह क्या दोस्तों, यह सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का, यानी 100% शुद्ध, ठीक है। यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। लेकिन सबसे स्थिर रूप जब आपसे पूछे तब दोस्तों आप ग्रेफाइट बताइएगा, ठीक है। ग्रेफाइट को सबसे स्थिर रूप माना गया है, या ये ऊष्मागतिकी के द्वारा दोस्तों यही माना गया है। बच्चे जो एग्जाम में जवाब देते हैं वो हीरा जवाब देते हैं, उनको नहीं पता होता है, लोगों को लगता है कि हीरा ही सबसे शुद्ध रूप है। नहीं, हीरा नहीं है दोस्तों, हीरा सबसे शुद्ध जरूर है लेकिन स्थिर नहीं है। सबसे शुद्ध रूप कार्बन का हीरा है, लेकिन सबसे स्थिर रूप दोस्तों क्या है? ये ग्रेफाइट है, ये आप याद, ग्रेनाइट नहीं ग्रेफाइट है, ये आप याद रखेंगे। ये ऊष्मागतिकी रूप से दोस्तों माना जाता है, ठीक है। यह ऊष्मागतिकी रूप से दोस्तों इसे माना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा, कौन सा कांच पोटास कांच होता है? ठीक है, पोटास, क्योंकि दोस्तों इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। लिखिएगा पोटास की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे पोटास कांच भी कहते हैं। पीछे आपने पढ़ा था मृदु कांच, पीछे आप क्या पढ़े थे? पीछे आपने पढ़ा था मृदु कांच। मृदु कांच को ही आपने कहा था कि इसी को हम साधारण कांच कहते हैं और इसी को हम सोडा लाइम कांच कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा लाइम कांच, ठीक है, सोडा लाइम कांच कहते हैं। तो ये वाला आपने पढ़ा था, ठीक है, ये तो अलग हो गया। अभी आपसे पूछ रहा पोटास कांच दोस्तों किसे कहा जाता है? तो पोटास कांच कहा जाता है कठोर कांच को, ठीक है। जिस तरह से मृदु कांच होता है उसी तरह से कठोर कांच होता है। जिस तरह से मृदु कांच को सोडा लाइम कांच कहते हैं उसी तरह से कठोर कांच को बोरोसिलिकेट कांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरोसिलिकेट। क्या कहा जाता है? बोरोसिलिकेट कांच कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि बताइए किस कांच को सोडा लाइम कांच कहते हैं? तो क्या बताएंगे? मृदु कांच को, साधारण कांच को। किस कांच को बोरोसिलिकेट कांच कहते हैं? तो क्या बताएंगे? कठोर कांच को बोरोसिलिकेट कांच कहा जाता है। इसके अलावा इसे पोटास कांच भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसी को और क्या कहा जाता है? इसी को पोटास कांच भी दोस्तों कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आइए, करा कौन सा कांच लेड पोटास कांच होता है? ठीक है, क्या दे दिया दोस्तों? करा कौन सा कांच लेड पोटास कांच होता है? क्या सर ये बोरोसिलिकेट या कठोर कांच की बात कर रहा है, कुछ और बात कर रहा है? देखिए जब लेड लग जाएगा ना तब इसे बताएगा फ्लिंट कांच, ठीक है। तब आप इसे क्या बताएंगे? फ्लिंट कांच, ठीक है। फिर से सुनिए, जब आपसे पूछे पोटास कांच, ऐसे शुरू से सुनिए, ठीक है। जब आपसे पूछे मृदु कांच, ठीक है, क्या पूछ दे? मृदु कांच, ठीक है। तब आप क्या बताएंगे? तब बताएंगे आप कि इसे कहा जाता है सोडा लाइम कांच। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सोडा लाइम कांच, ठीक है। अच्छा, जब आपसे पूछे दोस्तों कि बताइए कठोर कांच किसे कहते हैं? कठोर कांच, ठीक है, कठोर कांच। तब आप क्या बताएंगे? बोरोसिलिकेट कांच को कठोर कांच कहा जाता है। किसे? बोरोसिलिकेट कांच को क्या कहा जाता है? कठोर कांच या फिर पोटास कांच, ठीक है, पोटास कांच, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कठोर कांच या बोरोसिलिकेट कांच, ये कहा जाता है। और जब दोस्तों आपसे पूछे क्या पूछ दे अलग से? जब आपसे पूछ दे कि बताइए लेड पोटास कांच कौन सा होता है? ठीक है, लेड पोटास कांच, तब आप अपना जवाब क्या देंगे? तब आप अपना जवाब दीजिएगा फ्लिंट कांच। क्या बताएंगे? फ्लिंट कांच, ठीक है। ये फ्लिंट कांच आपको जवाब देना है। ये लेड पोटास वाला जब पूछेगा तो इसका यूज कहां पर होता है? जितने भी तरह के लेंस बनते हैं, जितने भी तरह के दोस्तों यूज लिखिएगा दोस्तों। इसका यूज क्या दोस्तों? जितने भी प्रकार के लेंस होते हैं, चाहे चश्मे का लेंस हो, चाहे किसी मशीनरी का लेंस हो, चाहे जहां का लेंस हो, लेंस में जो कांच यूज होता है वो फ्लिंट कांच का ही यूज किया जाता है। यह एक तरह का लेड पोटास कांच होता है, ठीक है। कठोर भी होता है, लेड पोटास कांच इसे बोलते हैं दोस्तों, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रहा है किस कांच का उपयोग प्रिज्म में करते हैं? लेंस में करते हैं, ऑप्टिकल कांच आदि में दोस्तों इसका यूज किया जाता है, चश्मे वगैरह में। तो याद रखिएगा ये फ्लिंट कांच ही तो होता है, ठीक है। यह
फ्लिंट कांच की तो बात कर रहे हैं, चाहे आप इसे फ्लिंट कांच कहिए, चाहे आप इसे लेड पोटास कहिए, ठीक है, चाहे आप इसे लेड पोटास कांच कहिए, ठीक है, यह दोस्तों इसी से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी इसको बोरोसिलिकेट भी बोल दिया जाता है, ठीक है, यह उसी का एक प्रकार है, थोड़ा सा एडवांस रूप है। कभी कभी इसको भी दोस्तों लोग बोरोसिलिकेट बोल देते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। करेक्ट, किस ऑप्टिकल कांच में, देखिए यहां दिया था ऑप्टिकल, यहां भी ऑप्टिकल। करेक्ट, किस ऑप्टिकल कांच में सिरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम CeO2 कहते हैं, CO2 का यूज होता है, ये किस कांच में होता है दोस्तों? तो इसके लिए एक और कांच की स्पेशल वैरायटी जिसे हम कहते हैं क्रुक्स कांच। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रुक्स, ठीक है, क्रुक्स कांच, ठीक है। ये क्रुक्स कांच में क्या खास है दोस्तों? एक्चुअली क्रुक्स कांच दोस्तों ये धूपी चश्मों में स्पेशली यूज किया जाता है, ठीक है, धूपी चश्मों में प्रयोग। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यह यूवी रेज को रोकता है, ठीक है, यूवी रेज को क्या करता है दोस्तों? आंखों तक पहुंचने से रोकता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से निकलती हैं उनको दोस्तों रोकता है क्रुक्स कांच। जब कभी आप चश्मा लगाने जाते हैं तो आप कहते हैं भैया कांच में हमको यूवी रेज वाला, यूवी लाइट वाला चाहिए। यूवी लाइट क्या करता है? फिल्टर करके लाइट को भेजता है, ठीक है। जैसे हम नंगी आंखें हमारी हैं, हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो वहां से बहुत सारी पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो हमारे त्वचा को भी नुकसान पहुंचाती हैं, कहीं ना कहीं हमारी आंखों को भी क्षति पहुंचाती हैं। तो ये जो यूवी रेज होता है उसको हटा देता है, ये क्रुक्स कांच की खासियत होती है। इसे भी दोस्तों आप जो है ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, रखिएगा, ठीक है। करेक्ट, कौन सा ऑप्टिकल कांच अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज कहिए, चाहे आप इसे यूवी रेज कहिए, ठीक है, एक ही बात है ना, अलग अलग थोड़े बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं किसकी बात कर रहा था अभी पीछे आपको बताया हूं दोस्तों, याद रखेगा। इसको हमने क्या नाम दिया है? क्रुक्स कांच कहा है, याद रखेंगे, ठीक है। क्रुक्स कांच, या कहीं कहीं पे इसे सिलिका कांच भी कहा जाता है। क्रुक्स कांच दे सकता है, कहीं कहीं पे दोस्तों इसे सिलिका कांच भी कहा जाता है, तो घबराना नहीं है, सिलिका कांच कुछ अलग नहीं आ गया। कहीं कहीं पे तो इसे क्वार्ट्ज के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? कहीं कहीं पे इस कांच को हम नहीं, अभी ये क्रुक्स कांच ही हो जाएगा, सिलिका नहीं। सिलिका में दोस्तों अलग हो जाएगा। जो सिलिका कांच होता है उसको क्वार्ट्ज कहते हैं, सिलिका कांच को क्वार्ट्ज कहते हैं, उसकी अलग विशेषताएं हैं। ये अभी क्रुक्स कांच है जिसमें हमने आपको क्या बताया? यूवी रेज, सीधे बता रहा हूं, यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, यूवी रेज को रोकता है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? ये मैं क्रुक्स कांच की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्रुक्स कांच इस्तेमाल कहां होता है दोस्तों? खास करके चश्मे के शीशे वगैरह दोस्तों इस कांच के बनते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करेक्ट, किस कांच का उपयोग प्रयोगशाला उपकरणों में होता है? प्रयोगशाला उपकरणों में जैसे थर्मामीटर वगैरह बन रहा है, ठीक है, थर्मामीटर बन रहा है, ठीक है, आदि, ठीक है। तो ये यहां पर दोस्तों कौन से टाइप का कांच यूज किया जाता है? जो लैब वगैरह में होते हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक यूज होता है पाइरेक्स कांच। कौन सा दोस्तों? पाइरेक्स, ठीक है। ये कांच की अलग अलग वैरायटी दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, पाइरेक्स, ठीक है। चाहे थर्मामीटर हो या किसी भी तरह का रासायनिक उपकरण हो, ठीक है, औद्योगिक यंत्र हो, उसमें दोस्तों इस तरह के पाइरेक्स कांच का यूज किया जाता है। करेक्ट, किस कांच में जिंक तथा बेरियम, किस कांच में जिंक तथा बेरियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण पाया जाता है? वह कौन सा कांच है जिसमें बोरोसिलिकेट का दोस्तों मिश्रण पाया जाता है? यही जो पाइरेक्स कांच है, इसी में बोरोसिलिकेट का मिश्रण मिलता है, ठीक है। पाइरेक्स कांच जो है दोस्तों, इसी में क्या मिलता है? बोरोसिलिकेट का मिश्रण मिलता है। ये बोरोसिलिकेट में जिंक और बेरियम होता है, बेरियम, ठीक है, होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो मैं सिलिका वाला बता रहा था अभी पीछे, मैंने जो सिलिका कहा या क्वार्ट्ज कांच कहा, तो परीक्षा में सवाल आता है, बताइए शुद्ध सिलिका दोस्तों से बना हुआ जो कांच होता है वो क्या कहलाता है? तो वो शुद्ध सिलिका से ही बना है। जैसे पोटास कांच हमने क्यों नाम दिया? क्योंकि उसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है, तो जब सिलिका की मात्रा पाई जाएगी तो उसे सिलिका कांच कहा जाएगा। तो चाहे आप सिलिका कहिए या सिलिका के लिए ही एक शुद्ध शब्द यूज होता है क्वार्ट्ज, ठीक है। तो देखिए करा कौन सा कांच जो है शुद्ध सिलिका से बनता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? सीधा सीधा इसको हम सिलिका कांच कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका कांच, या फिर इसी को हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज कांच भी दोस्तों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, सिलिका की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सिलिका कांच कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, करा कौन सा कांच लाल तप्त अवस्था में भी
जल डालने पर, ठीक है, जल डालने पर यानी उसे ठंडा करेंगे तो अभी दोस्तों वो नहीं टूटता है। यानी एकदम उसको गर्म कर दीजिए, तुरंत पानी में डुबा दीजिए, फिर भी दोस्तों नहीं टूटता है। ये सिलिका कांच की खासियत होती है, ठीक है। ये किसकी खासियत होती है दोस्तों? यह जो है सिलिका कांच की ही दोस्तों खासियत होती है। चाहे आप सिलिका कांच की खासियत लिखिए, चाहे आप क्वार्ट्ज कांच की खासियत लिखिए। ऐसा क्यों दोस्तों ऐसा होता है? क्योंकि दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो क्षमता होती है, ठीक है, इसकी जो क्षमता होती है यह 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान को दोस्तों सह सकती है, ठीक है। इतना तापमान को दोस्तों सह सकता है, तो कितना उसको गर्म करो, कर लो गर्म। 1700 डिग्री सेल्सियस मायने रखता है। 100 डिग्री पे तो जो है जल दोस्तों बदल जाता है वाष्प में, सीधा गैस में तब्दील हो जाता है। तो 1700 डिग्री सेल्सियस की कैपेसिटी है, तो आप उसको चाहे गर्म करके पानी में डाल दो या कहीं डाल दो, टूटने वाला नहीं, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है मृदु कांच यानी जो मुलायम कांच है। मृदु कांच को हमने क्या बताया? इसका दूसरा नाम था सोडा लाइम कांच। क्या था? सोडा लाइम कांच, ठीक है, साधारण कांच या सोडा लाइम कांच। कर मृदु कांच को तारपीन के तेल एवं एमरी द्वारा घिसने पर कौन सा कांच दोस्तों यहां से हम प्राप्त करते हैं? जब ऐसा करते हैं तो आपके परीक्षा में दो ऑप्शन आ सकता है। या तो देगा दोस्तों पहला ऑप्शन ग्राउंड कांच। क्या देगा? या तो देगा एक कांच होता है, आपने नाम नहीं सुना होगा, ग्राउंड कांच। होता क्या दोस्तों, जब एमरी से आप घिसते हैं ना तो उसको किया जाता है, यार क्या बोलते हैं, जैसे मैट जानते हैं ना, मैट करना। ऐसे आप कहते हैं एक प्लेन कलर होता है, एक मैट होता है, तो एक कांच को दोस्तों मैट कर दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा उसका घिसा हुआ आकार नजर आता है। अरे ऑफिस में जाते होंगे तो एक कांच ऐसा होता है जिसमें आर पार दिखाई देता है, एक दोस्तों ऐसा घिस दिया जाता है, उसकी डिजाइन बन जाती है ना, वो वाला मैट जो होता है वो यही है, वही ग्राउंड कांच है। तो या तो परीक्षा में दोस्तों ये ऑप्शन मिलता है ग्राउंड कांच, या हो सकता है ग्राउंड कांच या ग्राउंड ग्लास ऑप्शन में ना मिले तो लिख दे अपवर्तक सूचकांक। क्या लिख दे? अपवर्तक सूचकांक। कुल मिलाजुला के दोस्तों ये नॉर्मल की तरह पारदर्शी नहीं होता, होता कांच ही है लेकिन पारदर्शी नहीं होता है। खास करके ऑफिस वगैरह में इस तरह के कांच जो है लगाए जाते हैं। करेक्ट। कांच की दो परतों के बीच पारदर्शी प्लास्टिक की एक परत चिपकाकर कौन सा कांच बनाया जाता है? आप देखिए गाड़ियां वगैरह जो होती हैं, गाड़ियों में तुम मत देखिए, गाड़ियों में एक ही कांच होता है, दोनों तरफ से लेमिनेशन होता है, उधर से भी इधर से भी लेमिनेशन होता है। तो इसी वजह से दोस्तों कभी गाड़ियों के कांच टूट जाते हैं तो बिखरते नहीं, वो दोस्तों टूटा हुआ उसमें दिखता है। जबकि अभी घर का आईना वाईना देखिए टूट जाता है तो टूट के गिर जाएगा तुरंत जमीन पे, लेकिन गाड़ियों का कांच देखते होंगे टूट के गिरता नहीं, क्योंकि वो लेमिनेट होता है, ठीक है। आप जैसे ट्रेन के शीशे से देखिए, एसी कोच में जो ट्रेन के शीशे से होते हैं वो दो कांच के बीच में एक लेमिनेशन पन्नी डालकर उनको चिपका दिया जाता है। तो ये हम जिस कांच की बात कर रहे हैं ये पटलित सुरक्षा कांच इसे बोलते हैं। हिंदी में बड़ा खतरनाक नाम है, पटलित सुरक्षा कांच। जैसे मैंने ट्रेन को कह दिया लौह पथगामिनी, ठीक है। जैसे मैंने रेलगाड़ी को क्या बोल दिया, रेलगाड़ी या ट्रेन जिसे आप कह रहे हैं, मैंने लिख दिया यह क्या है, यह लौह पथगामिनी है, लोहे के पथ पर चलने वाली, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों ये इसी तरह से ये जो मैंने अभी लिखा है, मैं पटलित सुरक्षा कांच जो लिख रहा हूं, इतना हाई फाई नाम, ये लेमिनेटेड ग्लास का नाम है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लेमिनेटेड, ठीक है, लेमिनेटेड ग्लास कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, लेमिनेट किया हुआ, बस इतना कहना है। खास करके वाहनों के विंड स्क्रीन पर दोस्तों इस तरह के कांच आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहां पर? वाहनों के विंड स्क्रीन पर प्रयोग दोस्तों इसी तरह के कांच का होता है, ये आप याद रखेंगे। करेक्ट। कांच के अनिलीकरण, ठीक है, एनिलिंग आप ग्लास को और क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कांच का अनिलीकरण होता क्या है पहले बताइए, ठीक है। ये होता क्या है पहले ये जानना पड़ेगा। तो याद रखेगा, गर्म कांच को धीरे धीरे ठंडा करना, ठीक है, धीरे धीरे ठंडा करना। अगर तनिक भी जल्दीबाजी की है, जैसे पीछे आप पढ़ रहे थे कि सिलिका कांच की खासियत होती है, उसको गर्म करिए तुरंत पानी में डाल दीजिए, ठंडा कर लीजिए, उसको कोई फर्क होने वाला नहीं है, वो टूटेगा नहीं, क्यों? कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 1700 डिग्री सेल्सियस उसकी क्षमता है।
तो चाहे आप जितना भी गर्म करके पानी में डाल दो कोई फर्क पड़ेगा उसको? नहीं। लेकिन ये जो कांच है, जो सामान्य कांच है, जब उसको आप एनिलीकरण करते हैं, ठीक है, एनिलिंग करते हैं, तो इसमें गर्म कांच को धीरे धीरे दोस्तों ठंडा किया जाता है। इसी को कहा जाता है तापानुशीलन। क्या कहा जाता है? तापानुशीलन, यानी तापधन अनुशीलन, तापानुशीलन, ठीक है, यानी कांच को धीरे धीरे ठंडा करना। गर्म कांच को तनिक भी जल्दीबाजी के टूट जाएगा, तनिक भी जल्दीबाजी के टूट। अच्छा, जो थर्मस की बोतल वगैरह होती है, जो पानी को लंबे समय तक एक ही टेम्परेचर पे रखती है, या गर्म चाय को एक ही टेम्परेचर पे रखती है, उनमें अंदर क्या लगा होता है? सिलिका कांच ही लगा होता है, क्योंकि गर्म गर्म चाय आप भरेंगे, चाय जितना गर्म होगा कांच टूटेगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये वजह होता है। या अवन वगैरह होता, अवन वगैरह में कई बार शीशे के बर्तन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है क्योंकि वो सिलिका कांच होता है। तो सिलिका कांच वाले में दोस्तों जरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों आप नोट कर लीजिए, जैसे क्या लिखेंगे दोस्तों? चाय या पानी का बॉटल, चाय या पानी का बॉटल जो गर्म पदार्थ भरने से भी नहीं टूटता, ठीक है, नहीं टूटता। उसमें दोस्तों खास करके इसी तरह के सिलिका कांच का दोस्तों यूज किया जाता है, अवन वगैरह में भी यूज किया जाता है, याद रखेंगे। क्या कारण है कि कांच के गर्म बर्तनों को शीघ्रता से ठंडा करने पर कई बार वो टूट जाते हैं? तो एक शब्द दे दिया दोस्तों, शीघ्रता से ठंडा करना। अच्छा एक बात बताओ, अगर जल्दीबाजी में ठंडा करोगे तो सिंपल सी बात, तो टूट जाएगा। शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो टूट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसे हम कहते हैं कांच का एनिलीकरण। क्या कहते हैं? कांच का अनिलीकरण, ठीक है, या फिर कांच का तापानुशीलन, ठीक है, तापानुशीलन। होता क्या है, अगर जल्दीबाजी किए, ठीक है, तो दोस्तों ऐसे में वो कांच क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसको धीरे धीरे ठंडा करना पड़ता है। यहां शब्द लिखा है धीरे धीरे ठंडा करना। अगर थोड़ा भी तेज ठंडा किए तो मामला खत्म, बेकार, क्योंकि ये सिलिका कांच नहीं है, इस वजह से दोस्तों टूट जाएगा। क्षमता हर कांच की अलग अलग होती है, यही सारी बातें आपको याद रखनी, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो हम कवर कर रहे हैं ये डी ब्लॉक के तत्वों को कवर कर रहे हैं। एस ब्लॉक के तत्वों पर सारी बातें हम कर चुके हैं। डी ब्लॉक के तत्वों पर अभी हम कार्बन और सिलिका की बात किए हैं, और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और समूह की बात करें तो समूह 14 के जो तत्व हैं उन पर दोस्तों हम विचार विमर्श कर रहे हैं। समूह 14 के कुछ तत्वों के बारे में आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, 13 वाले में, अब 14 वाले में दोस्तों ये चल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ भी आपको जानना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो है, और अपनी जानकारी ले सकते हैं। एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर PDF जो हमें कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों वैदिकी नाम का एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, प्रिंट फॉर्मेट में मिल जाएगा, पीछे की जितनी क्लास है उसका भी PDF मिल जाएगा, फ्री वाला पेड वाला दोनों मिल जाएगा। कहीं कोई क्वेरी हो अगर वैदिकी से संबंधित तो आप नंबर नोट कर लो, सीधे इस नंबर पे आप कॉल किया करो, 9026156165, ठीक है, 156165, ठीक है। तो इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल कर लेना। और वैदिकी से अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं तो वहां से केवल PDF वाला काम है, बाकी स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन है, इसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी जितनी भी क्लास है दोस्तों वो इसी पर चल रही हैं, तो आप एक बार ज्वाइन जरूर कीजिए क्लास को, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।